ये कार्मेल का सिलेबस है। अच्छा, अब सन टेरेसा का सिलेबस बताना थोड़ा सा। रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, हाँ स्पेक्ट्रम, हाँ, साउंड स्पेक्ट्रम, साउंड और करंट इलेक्ट्रिसिटी का ए एक्सरसाइज। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ए। अच्छा, और है क्या कुछ? नहीं। तो टेरेसा तुम्हारा तो सिलेबस कंप्लीट। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज ए हो गया, साउंड बचा हुआ है। अच्छा, और इसमें असीसी का क्या सिलेबस है? कुछ बताया नहीं जाता है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, असीसी का क्या है? एक मिनट रुक जा। रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, साउंड और करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये 3 चैप्टर हो जाता है तो उसके बाद चैप्टर ऐड होगा। मतलब आपका ये रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस हो गया। ये हमारे पास साउंड जो है कॉमन चैप्टर है, ठीक है, और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब सर अब क्या करना है? करंट इलेक्ट्रिसिटी को अभी ब्रेक कीजिएगा, साउंड पढ़ाइएगा या फिर याद है तुम लोग का ये हुआ स्पेक्ट्रम हुआ, तो 3 बचा हुआ है। हम लोग को पूरा 1 से लेकर तो मशीन तो आ ही रहा है ना सबके लिए। मशीन और वो तो मतलब सन टेरेसा में भी मशीन आ रहा है। साउंड और मशीन कॉमन चैप्टर है। एक सेकंड, साउंड और मशीन कॉमन चैप्टर है सबका। तो एक काम करते हैं, हाँ चैप्टर वाले सर पढ़ा हम लोग नहीं पढ़े थे। देखिए। हाँ सर, हम लोग नहीं एग्जाम ही नहीं पढ़े। तो मेरी अच्छा, और कोई है बच्चा या यही 3 स्कूल का ही है बच्चा सब? चौथा स्कूल भी है क्या कोई? नहीं, पिछले बार था, डॉन बॉस्को भी था शायद, जोसेफ था। इस बार नहीं है, इस बार नहीं है, था पिछली बार था। इस बार नहीं है। डॉन बॉस्को नहीं है। डॉन बॉस्को से था ना रे कोई? हाँ। अच्छा ये चीज, हाँ विमियांशु। अच्छा ये बता, अभी तक हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोसीड करने का कोई फायदा तो नहीं है? हाँ, तुम्हारा एक्सरसाइज, एक मिनट, ये जो है सन टेरेसा वाले आप करवा दिए। ए हो गया है क्या? ए हो गया। दिखाना थोड़ा सा कौन सा देना। तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्यों तो हम टाइम लैप्स किए यार? हम लोग बस पढ़ा भी दिए, उसके बाद बताइए। वो आज ही पोटेंशियल डिफरेंस बचा हुआ है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बचा हुआ है, ओम्स लॉ बचा हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी। ये इतना पहला एक्सरसाइज में कैसे हो गया जी? कहाँ से हुआ भाई? तेरा मेन तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बचा हुआ है। वो तो हम बोले थे, वो आप लास्ट क्लास में बोले थे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ भाई नहीं ओम लॉ बचा हुआ है। अब आप कंफ्यूज क्या पढ़ा? अच्छा, असीसी क्या लगता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग आ रहा है? स्टार्ट हो गया। हम लोग का भी स्टार्ट हो चुका है, बस आप ही उसके बाद हटा दी। और हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर हो जाता है इसको थोड़ा कम करवा, ज्यादा ही ठंडा लग रहा अरे एसी का ये सो जाओ। है। तुम लोग का क्या है? मतलब कौन सा स्कूल कौन सा है? मतलब 11 अक्टूबर यहाँ भी। कब? ये असीसी का कब है? सेम हाँ हाँ, आ जाओ। चालू करना है। अरे इलेक्ट्रिसिटी में इंटर कर गए थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होता है तो साउंड बोलता है। अब हम एक काम करते हैं, अभी आज का लेक्चर हम करंट पे ही चलेंगे, ठीक है? देखते हैं उसका ए एक्सरसाइज है कहाँ तक जा सकते हैं, तो तुम लोगों का भी फायदा ही होगा, ठीक है? और नेक्स्ट लेक्चर से मतलब कल से हम लोग साउंड स्टार्ट करेंगे। हम लोग का तो ऐसे भी फायदा होगा, वैसे भी। या आज से ही साउंड स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा कर दीजिए। ये पूरा नहीं हो पाएगा सर, ए एक्सरसाइज बना। ए एक्सरसाइज अगर करेगा तो फिर कल तक का क्लास होगा। 1 वीक लग जाएगा सर। साउंड नहीं, आज खत्म करते हैं।
आज ही खत्म करते हैं, बस तुम लोग नोट्स बना लेना, Yes. ठीक है? एक आता है। हाँ, एक का सिर्फ नोट्स बना लेना, पूरा नोट क्योंकि अभी नोट्स हम नहीं लिखाएंगे, लेकिन इसको खत्म करते तो आप टेस्ट कैसे लीजिएगा? अभी टेस्ट आप बोले वही कि आप चैप्टर वाइज हैं। नहीं, टेस्ट जो हम बोल चुके हैं वही है, कौन सा चैप्टर है? टेस्ट वही, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, 4D रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस और स्पेक्ट्रम। हाँ वही है। 4D से 5 नंबर का लिमिट दीजिएगा। देखो रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस सब में आ ही रहा है, हाँ स्पेक्ट्रम आ ही रहा है, और ये दोनों करा चुके हैं तो ये दोनों आएगा ही आएगा। देखो पूरा 1 से लेकर इतना तक का है। आह, इसको कहते हैं बैंड बजना टीचर का। सर आप ऐसा नहीं है, हम लोग का भी बजेगा सर। केमिस्ट्री में सिर्फ हम लोग का एक चैप्टर बचा। चलो यहाँ समझो, अरे यहाँ समझो, ये जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ये जो तुम्हारा एक पैरा लिखा हुआ है, लंबा चौड़ा पैरा लिखा हुआ है, उसको हम समझाते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? इसको समझना है बेटा अच्छे से। ईशान स्टार्ट है वो, वीडियो स्टार्ट है। देखो पोटेंशियल तब आएगा जब हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आएगा। तो पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं, या पोटेंशियल छोड़ो, पहले पोटेंशियल ही समझ लेते हैं, समझना ही तो है। चलो मान लो कि यहाँ इन्फिनिटी पे, ये मान लो कि यहाँ पे इन्फिनिटी पे कोई एक चार्ज है Q, या कैपिटल चार्ज ले लो, कुछ भी ले लो, कोई एक चार्ज Q, ठीक है, मान ली। और इधर जो है ना वैक्यूम है, मतलब एक ही चार्ज है तुम्हारा, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे चार्ज Q, और सारा जगह क्या है आपका, वैक्यूम है, वैक्यूम है। अच्छा अब सोचो कि इस चार्ज को अगर हम लोग थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा फोर्स अगर हम लोग अप्लाई करें इस चार्ज पे, मतलब जाकर के सिर्फ टच कर दे, ठीक है, नैनो न्यूटन दे दे या माइक्रो न्यूटन फोर्स अप्लाई करे, तो ये चलना स्टार्ट होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ कि वो तब तक अपने स्टेट में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। तो इस पे हम लोग क्या किए कि एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए, और इस चार्ज को हमको यहां तक लाना है, मान लो कि कोई पॉइंट ए तक लेकर के आना, ठीक है। अब वहां से वो चलना स्टार्ट किया, तो क्या उसका स्पीड कहीं पे भी डाउन होगा? नहीं, वो यहां से चलते रहा, क्योंकि देयर इज नो मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आया, फिर हम लोग यहाँ पे क्या किए, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिए, और ये चार्ज यहाँ पे आकर के रुक गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में है? ये कॉन्सेप्ट समझ में है? ये जो है एकदम नेग्लिजिबल एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। कैसा फोर्स लगा रहे हैं? नेग्लिजिबल एक्सटर्नल फोर्स, मतलब बिल्कुल ही टच करना है सर। इसको यहां से टच किए, यहाँ पे चला, यहाँ पे टच किए, यहाँ पे रुक गया। अब हम ये पूछ रहे हैं कि जो लाए चार्ज, ये जो फर्स्ट चार्ज हम लोग लेकर के आ रहे हैं, क्या इसको लाने में कोई भी वर्क डन करना पड़ा क्या हमको? आप कहोगे सर बिल्कुल, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर यहां से यहां तक तो डिस्टेंस भी है, अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन देखेंगे तो ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और फोर्स तो अप्लाई ही किए। बेटा कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 है, ठीक है। नेग्लिजिबल फोर्स करने का मतलब क्या हो जाता है? अप्रोक्सीमेट 0। दैट मीन्स देयर इज नो वर्क डन इन ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि देयर इज नो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज या अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट। क्या कोई वर्क डन करना पड़ा? नहीं। अब मान के चलो कि यहां पे फिर से इंफिनिटी पे चार्ज Q है, ठीक है। अब इस पे अगर हमको इसको यहां तक लाना है, मान लो पॉइंट B तक लेकर के आना है, तो क्या उतना ही फोर्स अप्लाई करना होगा? लॉजिक है, समझना। इस Q को, स्मॉल q, देखो ब्लैक से लिख रहे हैं, Q को B पॉइंट तक लेकर के आना है बेटा, तो क्या अभी भी उतना ही स्मॉल फोर्स अप्लाई करना होगा या कुछ ज्यादा फोर्स अप्लाई करना? तो हम लोग एक चीज जानते हैं, ठीक है, कि कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है ना। और आगे जाकर के आप देखोगे कूलम्स लॉ होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर।
F इज इक्वल टू क्या होता है कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अच्छा ये फॉर्मूला अगर तुमको याद नहीं है तो तुमको ग्रेविटेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला याद होगा, G M1 M2 बाय R स्क्वायर। बस M के प्लेस पे यहाँ पे Q है, दो मास था ना, तो यहाँ पे दो चार्ज है, M1 M2 Q1 Q2, R स्क्वायर तो एज यूजुअल। अच्छा ये बताओ, ये फोर्स तो कम होता जाएगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, लेकिन क्या फोर्स कभी भी जीरो होगा? मतलब ये यहां पे रहते हुए और ये आपको दिख नहीं रहा, मान लो कि ये हिडन है, ठीक है, ये अभी भी इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? अच्छा कोई रेगुलर वे में तुम पे फोर्स अप्लाई कर रहा है और तुम उसको लेकर के आ रहे हो, तो तुम एक बार फोर्स लगा के तो नहीं छोड़ सकते ना, तुमको लेकर के आना है तो तुमको रेगुलर फोर्स अप्लाई करके लाना होगा। आ रहा है समझ में? इधर से रेगुलर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है तो तुमको भी क्या करना होगा, एक रेगुलर फोर्स अप्लाई करके लाना होगा। मतलब इस बार आपको यहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना हो, ठीक है, अब वो कांस्टेंट लगाना होगा। और ये एक्सटर्नल फोर्स क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड बाय दिस चार्ज। टेल मी यस और नो। तो ये जो आया यहां से यहां तक, अब बताओ वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा? अब इस बार सेकंड हो रहा है ना। इसी वर्क डन को बेटा पोटेंशियल बोलते हैं। जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल बोलते हैं ना। कहां से आया? ये यहां से आया। समझ में आ रहा है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट in the vicinity of other charge or in the presence of other electric field। अच्छा in the vicinity of other charge मतलब इसके रीजन में, या in the presence of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भाई चार्ज है तो अपना तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ही। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है या जो वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। इज दिस क्लियर? कॉन्सेप्ट घुसा दिमाग में? अब देखो तुम्हारे बुक में क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो हम लोग को पता है। फिर देखो, इफ अ चार्ज A is about near another like charge B, some work has to be done in moving the charge A against the repulsive force on it due to the other charge B। सेम अभी वही बताएं। Similarly, if a charge A is about near, बस अब नहीं पढ़ पाएंगे। समझ में आया? तो पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो वो थोड़ा लगेगा ये क्या कर रहा है, चार्ज ए चार्ज भी ये वो दिस दैट, सर दर्द हो जाएगा। ठीक, उससे अच्छा ये कॉन्सेप्ट, पहला चार्ज लाने में कोई वर्क डन नहीं है। जब ये यहाँ पे चार्ज आ गया, जब प्रेजेंस हो गया, तो कंफर्म है कि ये चार्ज इधर क्या लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, है ना। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आप चार्ज लेकर के आ रहे हो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो उसको लाने के लिए तो हमको कॉन्स्टेंटली एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखो एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, दैट मींस कि वर्क डन हो रहा है। तो वही हम बोले कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इज कॉल्ड इन द विसिनिटी ऑफ अदर चार्ज इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इज दिस क्लियर? अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रे? V is equal to work done in bringing a unit positive charge, work done per unit charge। तो V is equal to क्या हो जाएगा, W by Q। Is this clear? Yes, sir। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कोई दिक्कत? ड्रॉ करो। अब वही देखो लिखा हुआ है, the potential at a point is defined as the amount of work done per unit charge in bringing a positive charge from infinity to that point। Is this clear? कोई गेट ना किया क्या? अटेंडेंस ले चुका है ना अंशु? देखो आज के लिए प्लीज अपना कर लेना नोट्स, जो हम समझाए बस यही है। थोड़ा लंबा खींचेंगे क्लास, इसके बाद किसका क्लास है? हाँ तो थोड़ा सा 10 मिनट खींचेंगे, देखते हैं। ये स्टोर हो रहा है, देख तो चल रहा है, वही स्टोरेज वाला प्रॉब्लम लग रहा था।
हो रहा है ना? एक क्लास हो जाएगा आपका आज का क्लास। इंटरनल नहीं, एसडी कार्ड। एसडी कार्ड में तो 12 GB है। नहीं, उसका भी यूज हो रहा है, उसका यूज हो चुका है। शुक्र। कब? दिखा रहा है सर। हमको भी नहीं पता चलता कब यूज कर लेता है। बस ये सेंटेंस ना बोला कर। कष्ट होता है। एक और कैसे एक बार आवाज है ना वाली उसमें से रिकॉर्डिंग की है। आईफोन 18 बस रे। रब करे बेटा। एक मिनट सर। हाँ सर। तो ऑलरेडी कितना क्या? ना ना, बस समझाने के लिए हम बताए थे। तुमको लिखना है तो साइड में लिखो ना, तुम समझोगे, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, गधा सब। W इज इक्वल टू QV, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट, अगर पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यूनिट का बात करेंगे तो यूनिट हो जाएगा वोल्ट। क्या होता है यूनिट? वोल्ट। वन मोर थिंग, ये कैसा यूनिट है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? हाँ, हो गया। अच्छा, 1 वोल्ट को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसका यूनिट का बात करेंगे, वर्क डन का यूनिट होता है जूल, चार्ज का होता है कूलम, होता है ना। मतलब हम लोग बोल सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। एक और यूनिट आया, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। आपको कहेगा कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। समझा हम क्या बोले? यस सर। क्या बोले? 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to that point. That point is called 1 volt. 1 volt. Is this clear? Yes. बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ बेटा, लिखने के लिए तो हम लिखे हैं। तो आई है ना कौन सा? 1 वोल्ट ये 1 V मतलब 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 आई है। नहीं, 1 1 जूल जूल है। हम सर पटके क्या अपना नहीं वही चार सर पटके क्या? जूल है रे, इतना देर से जूल बोल रहे थे। जे है ऊपर पता है ऊपर पता है। बदमाश। सर एक बार 1 जूल ऑफ 1 volt is 1 joule of work done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to that point. ठीक है। लिख रही है झाड़ू, हम क्या करें? तुम्हारा नाम ही भूल गए एक्चुअली। that point. अच्छा, लेली नाम है। नहीं यार मत बोलो। देखो, बहुत प्यारी बच्ची है, उसका नाम झाड़ू है। तो ये कोई ना सर जी, आप बोलिएगा। चलो यहाँ देखो, एक और चीज देखो, पोटेंशियल डिफरेंस। ये कहानी बड़ा मजेदार है। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, कोई भी अगर चार्ज है, मान लो कि ये चार्ज Q है, जो हम लोग पहला चार्ज लेकर के आए थे, तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता है। कौन सा दौरा चढ़ गया रे तुमको? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है, ठीक है। पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड और निगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड। तो ये देखो, रेडियली आउटवर्ड ऐसे निकल रहा है, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे किसी एक पॉइंट पे, तो ये देखो स्फेरिकल बनेगा। दूसरे पॉइंट पे भी देखेंगे तो ये क्या बन रहा है? स्फेरिकल बन रहा है। ये समझ में आया? तो दिस इज कहने का मतलब है, किसी एक पॉइंट पे देखेंगे यहां से यहां तक, तो हर एक जगह वही पॉइंट, वही डिस्टेंस पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कहने का मतलब ये होता है कि अगर यहां से यहां पे 5 मीटर लिए, तो 5 मीटर के रेडियस में कहीं पे भी देखोगे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसलिए हम एक सर्कल या स्फेयर बना दिए। एक्चुअली वो स्फेयर होता है। एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो जैसे लाइट निकलता है ना, तो चारों तरफ निकलता है। ऐसा तो नहीं सिर्फ एक ही तरफ जाएगा, तो उसी तरह वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ बनाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसको हम लोग स्फेरिकल से दिखा रहे हैं। अब समझो, मान लो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B।
हम दो अलग अलग इसलिए बनाए थे। मान लो कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहां पे चार्ज क्यू है। इंफिनिटी का बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही दो पॉइंट का बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर तुमको टेढ़ा दिख रहा है तो हम स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। ये मान लो कि बी है, ये मान लो ए है, और इस पे चार्ज क्या है, क्यू है। तो इसको भी अगर हम लोग क्यू को यहां से यहां तक लेकर के आएंगे तो क्या हो रहा है, ये तो इस पे रिपल्स करेगा, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, तो फिर से हमको फोर्स तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, मतलब वर्क डन, यही हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या इन द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। समझ में आया? मतलब किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने के लिए जो तुम्हारा वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इंफिनिटी से एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस जब भी होता है तो कंपेयर करते हैं ना दो पर्सन के बीच में, तो जब तक दो नहीं होगा क्या डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी वही है, डिफरेंस आ रहा है ना, मतलब हमको दो पॉइंट लेना होगा। अब वो दो पॉइंट कहाँ होगा? किसी एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत है? तो यही हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे लिखते हैं? VB माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा जब भी डिफरेंस यही करते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पोटेंशियल एट फाइनल माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय Q। इज दिस क्लियर? इसी को कहीं कहीं ये लिख देता है VBA, ठीक है। तो लिखो इसको, हो गया ये भी खत्म। ऐसा सुन लो जो लिखा हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में। बात क्या बताए? हमको भी लगता है हम यही बताए थे, तो बताया था। अब पता नहीं तुम लोगों को क्या समझ में आया। क्लियर है? डायग्राम से समझा रहे हैं ताकि तुम लोगों के दिमाग में रहे। तुम्हारे बुक में डायग्राम नहीं दिया होगा। कोई नहीं सर, एग्जाम में डायग्राम, आप है नहीं सर, एग्जाम में डायग्राम बनाएंगे। कीजिए आंसर शीट में क्या प्रॉब्लम बता देंगे, बता देंगे। जो सही है सब हो गया? अच्छा, इसका भी अगर यूनिट देखेंगे तो पोटेंशियल रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट क्या रहेगा? वोल्ट ही रहेगा ना रे। हाँ, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस भी लोगे तो डिस्प्लेसमेंट ही हुआ ना। वेलोसिटी का डिफरेंस अगर लोगे तो वेलोसिटी ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या रहेगा? वोल्ट ही होगा इसका यूनिट। समझ में आया? बोला ना यस और नो? यस सर, अब 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, यहाँ पे भी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये भी क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। इसके आगे का कहानी कुछ नहीं है, क्योंकि कॉन्साइज एक ही चीज रिपीट करता रहता है बार बार। खत्म तो आज हम करिए के रहे, कुछ मिलता नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए लास्ट क्लास लेना है ना। ना। आधा घंटा बहुत है। तो लोग बताते हैं पिछले वाले क्लास में हम क्या करते थे, एक दिन में एक चीज निकालना होता था, टाइम कर देते थे। देखो 10 मिनट में ये टॉपिक निकालेंगे, और एकदम 10 मिनट सीरियस होता था। अब 10 मिनट भी नहीं लगता था, टॉपिक निकल गया। तो तुम लोग अभी कह रहे हैं कि 6:30 तक निकाल देंगे, 30 to 35 मैक्सिमम। 55 कर लेते ना, हमको अपना काम नहीं कर। रब करें। हाँ सर, वेरी गुड, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट। आप ही के बच्चे ऐसा मत सोचना, तो आपको भी हैं सर, आप ही के बच्चे हैं। हम ये नहीं बोल रहे, हम तुम लोग के बारे में बोल रहे। हम अगर इंटेलिजेंट नहीं रहते तो हम यहाँ क्या कर रहे होते? हम लोग क्या कर रहे थे, तो 10th में क्या कर रहे थे? वही तो सोच रहे थे। लिखो रेसिस्टेंस, गधा सब, हम कर रहे हैं। फीमेल वर्जन का। सीरियस हो, टॉपिक कंप्लीट करना। हाँ, रेसिस्टेंस। चल, अब आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस। राशि तुम इतना सैड का है क्यों? आज अंडा नहीं खाई है? मुर्गा अच्छा, मुर्गा खाई है। ये 5 किलो नाम बहुत नहीं सही
खाना बकवास सा खाने जो सब ठीक है, तुमको हम चंपारण का मीट ला के देंगे। चलो इधर देखो, इधर कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस देखो बेटा। रेसिस्टेंस कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्ट करना, जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, रोक रहा है। अब तुम लोग के लाइफ में जो रेसिस्टेंस का काम कर रहा है वो इंस्टा और फेसबुक कर रहा है। क्योंकि जैसे इंस्टा चलाओगे तो रील्स देखना स्टार्ट, और उसके बाद रील्स देखते देखते 1 घंटा कब निकलेगा पता नहीं चलेगा, और जब 1 घंटा निकल जाता तब याद आता अच्छा गोपी सर का होमवर्क है। नहीं चलाते इंसान। उसके बाद ये लगता है कि चलो सर को तो कुछ ना कुछ तो हम एक्सक्यूज दे ही देंगे, अब बच जाएंगे, होमवर्क कंप्लीट है। उसके बाद देखता है इंस्टा। अच्छा यहाँ पे देखो, जो रेसिस्टेंस है ना, जो हम लोग कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ये कंडक्टर का ये समझो, सुनेगा ही और कुछ चल आंखें तरस गई मेरी भी इसको बनाने के लिए। ये मान लो कि कोई कंडक्टर है। अच्छा ये सोचो कि अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बेटा? फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज होगा। और हम लोग को ये भी पता है कि कोई भी मटेरियल जो है, कोई भी कंडक्टर या कुछ भी है, वो किससे बना हुआ है बेटा? एटम से बना हुआ है। और अगर एटम है तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह भी होगा। अब नॉर्मल टेम्परेचर पे अपना बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, तो यहाँ पे बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। अब जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, वो ऑब्स्ट्रक्शन कैसे क्रिएट हो रहा है? क्या हम लोग अंदर जाकर के उसका कुछ बैरियर बनाए? ऐसा तो नहीं होगा पॉसिबल। तो अंदर ही इंटरनल कुछ ना कुछ होता होगा जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ना? तो वहां पे क्या है, चलो देखते हैं थोड़ा सा। ये मान लो कि यहाँ पे ऐसा होगा कुछ। अब ये क्या है बता देते हैं। अब वहां पे भी इतने अच्छे से ही पढ़ाए थे, याद है ना? फिर भी लोग कह रहा है सर बचा हुआ है, पहले कर देना चाहिए था कि सर कंप्लीट हो गया। चलो यहां समझो, ये जो है बेटा, ये आपका क्या है? ये आपका पॉजिटिव आयंस है जो कि आपका इमोबाइल है। अच्छा व्हाई इट इज इमोबाइल? बिकॉज कि यहां से क्या है, कोई भी एटम हिलता डुलता नहीं है ना। एटम से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये क्या बना? पॉजिटिव आयंस बना। लेकिन क्या वो एटम हिलेगा? नहीं, वो अपनी जगह पे फिक्स्ड होता है। तो आयंस अपनी जगह पे फिक्स्ड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इमोबाइल आयंस बोलते हैं। क्लियर? यही नहीं इधर उधर जाएगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया रूम टेम्परेचर पे। जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो उसके पास अपना स्पीड होता है। अच्छा इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा स्पीड होता है, ठीक है, 10⁵ मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेट इतना होता है। अच्छा ये यहां से चला, मान लो कि हम एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, तो यहां से चला और ये यहां जाकर के टकराया। हो सकता है ना, वो तो रैंडम कहीं पे भी मूव करेगा। क्या वो उसको हम लोग एक सर्टेन पाथ दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। तो वो क्या होगा? रैंडम मूवमेंट में ये यहाँ पे कोलाइड किया। अब बता, फर्स्ट कोलिजन में उसका कुछ ना कुछ एनर्जी तो लॉस होगा। श्योर है ना कि एनर्जी लॉस होगा जब दो चीज टकराता है तो। अच्छा ये यहां से चला, लेट अस सपोज कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर यहां से चला यहाँ पे टकराया। हो सकता है फिर ये इधर चला जाए, फिर ये इधर आ जाए। ऐसे मूव करते करते, ठीक है, समझना हम जो कहना चाह रहे हैं। करंट कब फ्लो होगा? जब आपका इलेक्ट्रॉन या जब भी आपका चार्ज एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचेगा, तभी तो करंट फ्लो होगा ना। अब चार्ज इधर ही रह गया, चार्ज फ्लो ही नहीं कर पा रहा है, तो क्या करंट फ्लो हो रहा है? नहीं हो रहा। अब ये बताओ कि ये जो टकरा रहा है उसका एनर्जी लॉस हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या मानते हैं? हम लोग जो यहाँ पे समझते हैं कि आपका जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो गया? अप्रोक्सीमेट 0। क्यों? बिकॉज ऑफ द कोलिजन। तो रेसिस्टेंस कौन क्रिएट कर रहा है? ये कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इमोबाइल आयंस और बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी तो टकरा रहा है ना, Yes. और इलेक्ट्रॉन और इमोबाइल आयंस भी टकरा रहा है। तो बेसिकली व्हाट इज रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या है? कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इमोबाइल आयंस और बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? यही तो रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अगर ये डायरेक्टली यहां से यहां तक आ जाता तो क्या रेसिस्टेंस होता? नहीं, वो यहां से यहां नहीं आ पा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या काम कर दिए, इसको बायस कर देते हैं। ठीक है, पहले इसको ड्रॉ कर लो, तो उसका फिर बायस वाला बता देते हैं। हाँ, इसके नीचे लिख लेना, व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। और ये इसका रीजन है, रेसिस्टेंस का ये रीजन है जो हम लिखे, कोलिजन। अब बोलो मेरा हैंडराइटिंग गंदा है, हम बता देंगे। समझ में तो आ रहा है। समझ में आएगा शॉर्ट फॉर्म अच्छा, हम थोड़ा सा हाँ आलसी इंसान है ना, भूल गए। याद दिला दिया। उसके साथ साथ तुम भी अंडा खा रही है लगता है, वो समझ में आता है। तुम भी नहीं खाती है? ठीक है, तुम लोग दो दो खरीद करके ला करके दे देना, ईशांत खा लेगा। जिसका इसका सेम जूता होगा उसी को मिलेगा। टीवी है। बस हम पहनेंगे। इसके बाद दूसरी। अच्छा, बाय 2 गेट 1 फ्री था क्या? नहीं। तो पहले गाने करता है, वो पसंद आया वो कर दे, फिर अच्छी को पसंद आया वो करता, फिर वाइफ को पसंद आया वो करता। मेरा ऑर्डर हो गया। इतना पसंद आया? बहुत अच्छा भी दिया। ऐसे थोड़ा तुमको सर। जुड़ा। नहीं बोलना। बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ। एक मिनट पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्रिस कंडीशन में जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं हो रहा है, हम तो सुंदर जीवन में इज्जत है। कभी नहीं। तुम्हारे दिल से इज्जत है श्रेया, वो तो प्यार करता है सब तुमसे, इसीलिए तुमको चिढ़ाता है। अच्छा, तुमको एक एग्जांपल देते हैं। अच्छा ठीक दीजिए। एक तीनों के सामने तुमको कोई मार के दिखा दे, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर ये तीनों प्रेजेंट नहीं, टीचर के बाद छोड़ करके, टीचर का छोड़ करके, हम ये सीरियसली बोल रहे हैं, और कोई अगर होगा मतलब बाहर का, तो ये तीनों तो कूट देगा तो। बाहर है तुम। अच्छा, ऐसा तो नहीं ना करेगा कि तुम लोग भी उसका सपोर्ट कर देगा? सब कोई रहेगा। चलो यहाँ देख, श्रेया बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है। सामने जाके। तू पढ़ेगा क्या? सर करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करना है। हाँ सर। सर ये बात फर्स्ट अप्रैल को बोलेगा। सो बादेगा। देखो, हम जब से आ रहे हैं वैदिक क्लासेस तब से श्रेया से मिले हुए हैं, और श्रेया सच में बहुत प्यारी बच्ची है। अलग बात है झाड़ू की तरह है। देखो, आलसी इंसान को देखो। अच्छी बच्ची। छिपकली को निकल के खा लिया वापस। मेरे वजह क्यों हंसी? चलो यहाँ देखो, अरे यहाँ देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं कि वो था आपका रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। व्हाट डू मीन बाय कि अप्लाई कैसे करेंगे? तो सिंपल, बैटरी अप्लाई कर दो, बैटरी कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब बैटरी कनेक्ट किए तो उसको क्या मिला? पोटेंशियल डिफरेंस मिला। क्यों? क्योंकि ये हमारा होता है पॉजिटिव पोटेंशियल, ये क्या होता है? नेगेटिव पोटेंशियल। तो डिफरेंस हो गया पोटेंशियल में, तो ये क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब समझो कि ये जो पॉजिटिव आयंस है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
करेगा या नहीं करेगा? ठीक, अभी अब आपका इलेक्ट्रॉन चला कोलाइड तो करेगा। ठीक है, हम फिर से वही पाथ ले रहे हैं, ये कोलाइड किया। अच्छा, कोलाइड करने के बाद हम क्या बोले थे बेटा कि उसका एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, इसका एनर्जी अभी भी लॉस हो रहा है, बट इस बैटरी के कारण उसके पास कांस्टेंट एनर्जी मिल रहा है जो रेगुलरली उसको अपने फोर्स से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब उसका एनर्जी लॉस रहते हुए भी उसके पास क्या है, एक डायरेक्शन है। अच्छा, उस समय हम तुमको क्या दिखाए कि ये इधर भी भाग गया था, मोशन वो रैंडम चल रहा था, लेकिन क्या अब ये रैंडम चल पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको पॉजिटिव एक पाथ पे लेकर के जा रहा है ना, जा रहा है या नहीं जा रहा? तो अब बताओ कि जब रैंडम मोशन हो रहा था तो देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, एक सर्टेन पाथ में मूव कर रहा है ना। तो ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है या जो वेलोसिटी वो गेन कर रहा है बिकॉज ऑफ द बाइसिंग, और कह सकते हो बाय द कनेक्शन ऑफ बैटरी, इसको हम लोग कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो ये थर्मल वेलोसिटी कहेंगे, या सॉरी थर्मल वेलोसिटी नहीं, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट मतलब होता है बाय फोर्स और बाय प्रेशर, या एक्सटर्नली जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नली फोर्स हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, बाय अप्लाइंग बाय कनेक्टिंग अ बैटरी। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे अभी भी तो कोलिजन हो रहा है, कोलिजन हो रहा है या नहीं हो रहा? रेसिस्टेंस कम हो गया लेकिन रेसिस्टेंस अभी भी है। तो ऐसा कोई चीज नहीं बना जिसमें कि रेसिस्टेंस बिल्कुल नहीं। रेसिस्टेंस कम और ज्यादा होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कंडक्टर, तो उसमें ये बोलते हैं कि कंडक्टिविटी ज्यादा है, ये नहीं बोलते हैं कि रेसिस्टेंस एकदम जीरो हो गया। कभी ऐसा बोलते हैं? ये बोलते हैं कि उसका रेसिस्टेंस कम है। इंसुलेटर को कैसे डिफाइन किए, जब उसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जैसे वो वाला पार्ट देखे उस वहीं तक रुक गया, आगे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इज दिस क्लियर? कोई डाउट नहीं? छप ये जितना हम समझा ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये वो आपका पूरा पैराग्राफ में वही समझाया हुआ है। ठीक है? फिर से बनाएंगे। हाँ बाबू, बनाना तो होता ना, कोई नहीं, बना ले, सही। बोर्ड में सेंड करेगा। हाँ लगा दो हर्षित और वानी, हर्षित और चाहत। स्टेपलर है मेरे पास। वो तुम अपना खुद कर दो। सत्यम सिस्टम अपडेट किया है सर, अपडेट हो गया लगता है। पहले नहीं बोलता था इसके बाद बोलता। हम तो वही वाला टेडी बियर समझ रहे थे, अब हमको भी लगता है अपडेट होना पड़ेगा। अरे हम तो टेडी बियर समझ के इसको कुछ नहीं बोल रहे थे, अब बेटा हम भी अपडेट होंगे। आपका टेडी बियर है ना मेरा। करेक्ट। रब करे, समझ में आ रहा है बेटा? ये कोई डाउट है? नहीं, इतना इजी है, क्या डाउट रहेगा? राशि की तरह चिकन मटन खाते रहो, देखो दिमाग एकदम मस्त रहेगा। चिकन चाउमीन जो तुम खाती है ना, गलत बात है अकेले अकेले। चाउमीन हम तो खाते हैं। चल यहाँ देखो। अच्छा अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे तुम मटन खाती है। हम किसी को नहीं बोलेंगे तुम चिकन मोमोज खाती है। चल यहाँ समझो, टाइम मेरा जा रहा है। इधर ओम्स लॉ, आज तक नहीं आए थे, खत्म होने चला। नाइट आप बोले थे कोई आई अब राहुल क्या देख रहे हो? कोई आई चली गई, आप मोमोज आते रहेंगे। चलो अभी भी टाइम है। ऐसे हम चले। ओम्स लॉ। हो गया बोर्ड साफ है सर, चलिए। 17 आदमी को खिलाया था ना 10th वाले को। हाँ, इनके स्टूडेंट्स। हाँ, चलिए बाय सर। ओम्स लॉ
बच्चा लोग बदमाश है। कंप्लीट करना है सर। चुप रहेगा भाई, कितना होगा इलेक्ट्रिसिटी आराम से करंट फ्लो बोल रहे हैं ना पूरा करंट फ्लो हो जाए। देखो मान लो कि इसके अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस V डाल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों लिए, हम ये वर्ड डिफाइन करना चाह रहे हैं क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर वैरी करेगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। आप कहोगे सर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से क्या होगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से आपका कोलिजन बढ़ेगा और कोलिजन बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर क्या किसका फोन है? दूसरा ऑन होगा। हाँ हो गया, चलो यहाँ अरे हो गया रे। मान लो कि ये पोटेंशियल V अप्लाई किए तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? I फ्लो हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। अब कहोगे सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस क्यों लाया? ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहता तो क्या होता? तो इसके लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल दे। यहाँ पे स्फीयर वाला बनाए, चलो बनाते हैं। ये मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, याद आ रहा है? याद है और ये मान लो कि ये अनचार्ज्ड है, एम्प्टी है, ठीक है, अनचार्ज्ड है, एम्प्टी नहीं अनचार्ज्ड है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको वायर से ज्वाइन करते तीन पोजीशन था तीन। A2 हम सोचे भागेंगे लेकिन तू लोग भागने नहीं देगा। हाँ A to B, B to A, एक बार दोनों पॉजिटिव, एक बार दोनों नेगेटिव और एक बार एक बार पहले वाला नेगेटिव, दो इधर वाला। चल ठीक। याद चलो याद है कि ये मान लो कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है। तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इसका मतलब यहाँ पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होगा। पॉजिटिव हुआ ना तो इलेक्ट्रॉन तो ये दे दिया, तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये अनचार्ज है, मतलब इसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज इसी के पास है। अनचार्ज है बेटा, ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे एटम्स नहीं है, एटम तो होगा ही ना। और जब एटम है तो यहाँ पे जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, मतलब इसके कंपैरिजन में यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। टेल मी यस और नो। अच्छा अब सोचो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा। अच्छा ये एक चीज और बोलते हैं कि इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, और जब तक कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा तब तक आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है बेटा? करंट। मतलब इलेक्ट्रॉन जब तक फ्लो हो रहा है तब तक आपका करंट फ्लो हो रहा है, मतलब जब तक आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो फ्लो होगा ना चार्ज। तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस है तब तक आपका क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। तो अब बताइए करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा? यही चीज तो ओम्स लॉ बोला, यही चीज तो ओम्स लॉ बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। उसके एंड पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही तो उसमें क्या होगा? करंट फ्लो होगा। अच्छा इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग सिंक्रोनाइज वे में या मोर एक्यूरेट वे में लिखते हैं तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अच्छा जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं बेटा तो एक कांस्टेंट आता है, तो V इज इक्वल टू IR, और इसी R को कहते हैं हम लोग रेसिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया ओम्स लॉ? कोई दिक्कत है? वो डायग्राम याद आया? एक बार 9th का कॉपी निकाल लेना, सारा कुछ भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। चलो छापो ये वाला क्वेश्चन। इसको और एक अच्छे से लिखना कि एक ओम्स लॉ को अगर मोर प्रिसाइजली अगर बोलोगे तो V बाय I जो रेशियो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। The ratio of potential difference to the current flow
इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, क्योंकि आगे कुछ थोड़ा सा है जो टाइम थोड़ा सा लेगा। कोई नहीं। हमारे ब्रेक चल जाएगा। वो भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कल के क्लास का ना 15 से 20 मिनट लेंगे, तो उसके बाद साउंड स्टार्ट कर देंगे। तो 15 से 20 मिनट में आपका कल के क्लास में ये खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर साउंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तो कॉपी सबमिट कॉपी भी चेक कीजिए। हाँ अभी तो कॉपी सबमिट हाँ, होमवर्क वाला कॉपी। अभी सिर्फ आपको होमवर्क कॉपी कर, हाँ, और आज आपके लिए है सिर्फ लर्न इलेक्ट्रिसिटी और नोट्स नोट्स बनाना और नोट्स। कल ही चेक करिए। हाँ बेटा, कल ही चेक करेंगे। एक ही साथ सबमिट करो ना, एक एक करके इंडिविजुअल मत दो। उसको पॉज करो।